नमस्कार प्यारे मित्रों। एनसीईआरटी को लेकर आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। हम क्लास 6 की एनसीईआरटी देख रहे हैं। तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, प्रश्न कैसे बनाएं, कैसे याद करें, कैसे उपयोगी है, ये सारी बातें आप इन वीडियो के माध्यम से सीख रहे हो। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए देखते हैं आज हम एनसीईआरटी का लेसन नंबर 8 अध्याय 8वां। तो देखिए, अध्याय 8 का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो आज आप देख रहे हो जो हमारे मेट्रोपॉलिटन शहर हैं बड़े बड़े, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जो देश से बाहर की बात करें टोक्यो, इस तरह के बड़े बड़े शहर हैं, वो किस प्रकार समृद्ध हुए, कैसे हुए, ये आज हम देखेंगे। लोहार की दुकान पर प्रभाकर नाम का लड़का है, ये जो दिखा रखा है, ये लोहार की दुकान पर गया है। क्या देखता है, देखिए। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। देखिए किस प्रकार उसने फील किया होगा। हम आगे देखते हैं। लोहे के औजार और खेती। और ये जो मेरे साथ जो RAS की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि लोहे के बारे में हमें पहले पता है कि सबसे पहले लोहा कहाँ मिला था। तो उसका नाम है अतरंजी खेड़ा, जो आज के यूपी में है। अतरंजी खेड़ा ये जो स्थान है, यहाँ पर पहले लोहे के अवशेष मिले थे, जहाँ हमने लोहा खोजा। और लोहे से ही कुछ ये धारदार जैसे चाकू है, काटने वाली चीज़ें कठोर बनी। क्यों अन्य जो धातुएं हैं, सोना चांदी है, ये इतनी कठोर नहीं हो पाती हैं। तो देखिए आगे, लोहे के औजार और खेती कैसे हुई होगी। तो आज हम यहाँ खेती के बारे में चर्चा करेंगे, लोहा इसमें कैसे काम आया होगा। तो आपको दिखा रखे हैं कुछ औजार भी साइड में। देखिए, लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। कितने साल पहले? 3000 साल पहले। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं कि महापाषाण कब्र में अपन देखा था लोहे के कुछ सामान साथ में छोड़े गए थे। करीब 25 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ गया। ये आप देख ही रहे हो, ये लोहे से पकड़ने वाली चीज़ें हैं। अब आगे हैं कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। तो उसमें सिंचाई है सबसे पहले। देखिए, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। साइड में दिखा रखा है औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया है, कुल्हाड़ी है, संडासी है। संडासी जो सबसे पहले दिखाई गई थी, फिर ये हंसिया जैसे दिखा रखा है, ऊपर कुल्हाड़ी है। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज़ करते हो। तो घर में जो यूज़ करते हैं लोहे की चीज़ें, वो आप चिमटा है, तवा है, ऐसी कोई भी चीज़ बना सकते हो और बता सकते हो कि ये 5 चीज़ें हैं। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों से ही वाक्य भरो। तो लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा कराने के लिए किसानों को तुरंत बढ़ना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई, धन खर्च किया। तो इसमें ये बढ़ना है। यहाँ अपना कोई एनसीईआरटी के हिसाब से कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बन रहा है, लेकिन ये छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं 6ठी क्लास के, वो भी अगर देख रहे होंगे वीडियो, तो मैं कहता हूँ उनके लिए एक चीज़ महत्वपूर्ण है, वो इनको ध्यान से पढ़ें। भी राजा को सेना, महलों के लिए बनवाने के लिए धन चाहिए था, वे किसानों से कर लेते थे। तो ये सारी चीज़ें ऊपर वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है। देखें, अब देखो गांव में कौन रहते थे। मुझे लगता है हम सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं या नौकरी लगना चाहते हैं, करने चाहते हैं, वो लगभग गांव में रहते हैं। क्योंकि वैसे भी भारत की 70% आबादी है वो गांव में रहती है, 30% शहरी है। तो ये देखिए, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला और साधारण हलवाओं को उणवार, भूमिहीन मजदूर दास, कड़ेसियार और आदिमाई कलर थे। ये याद करना है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाओं को उणवार,
भूमिहीन मजदूर दास, दास के केडेसियार और अदमई कहलाते थे। भूमिहीन मजदूर क्या कहलाते थे? केडेसियार, और दास के अदमई कहलाते थे। मतलब ये प्रत्येक का अलग नाम। अब ये प्रश्न ये आप सोचो, जो आप पढ़ रहे हो कि तमिल क्षेत्र में जो लोगों को क्या कहते हैं, ये प्रश्न अगर आप उठा लिया जाए, फिर आपको रीट RAS परी में या पूछ लिया जाए तो कौन सी बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूँ ये RAS मेंस में भी प्रश्न पूछा जाता है, वेल्ला एक शब्द दे दिया और 15 शब्दों में लिखना है आपको, तो आपको उत्तर देना होता है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहता था? वेल्ला। अब यही प्रश्न हम खो जाते हैं कि हमें कहाँ मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से NCERT को पढ़ना चाहिए, इसमें प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों प्रश्न आप करोगे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक। अब उत्तरी हिस्सा कौन सा है? जहां हम, यानी मैं ये कहूं कि जो ऊपर से ये से मैंने आपको नक्शा बनाया और यहाँ जो ये पूरा जो नीचे से, जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ऊपर जम्मू कश्मीर, पंजाब, इधर थोड़ा UP, उधर उत्तराखंड, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे आते हैं उत्तरी हिस्से में। तो ये व्यक्ति यहाँ क्या कहलाता है? ग्राम भोजक। तो सीधा प्रश्न आ जाएगा, उत्तरी हिस्से में कि व्यक्ति क्या कहलाता था? ग्राम प्रधान, ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहे या रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये लाइन दे दे, ग्राम भोजक का पद है वो क्या था? आनुवंशिक था। तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति, यानी गृहपति कौन होते थे? स्वतंत्र कृषक, वो गृहपति कहलाते थे। ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, ये दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब देखते हैं प्राचीन तमिल रचनाएं। तो तमिल की बात आ रही है, वहाँ पर ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ होगा शायद दक्षिण भारत में। तो तमिल रचनाएं देखो। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ भी है कई बार और सीधा पूछा जाता है प्रश्न, संगम साहित्य का संबंध है दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, पश्चिम भारत से, मध्य भारत से। तो क्या है? सीधी सी बात है, ये दक्षिण भारत से और तमिल से है। तमिल साहित्य को क्या कहा गया? संगम साहित्य का। इसकी रचना करीब कितने साल पहले हुई? ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, प्रश्न आपको करना है। इन्हें संगम इसलिए कहा था क्योंकि मदुरई का एक शहर है, मीनाक्षी माता का बहुत बड़ा मंदिर है, वो फेमस है, कि कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। भी मदुरई के अंदर क्या किया जाता था? इसलिए कवियों का सम्मेलन था, इसलिए संगम कहा गया है। भी संगम साहित्य आप समझते हो साहित्य किसको कहते हैं, लेकिन संगम साहित्य क्यों कहा गया? क्योंकि अब ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है, आपके आगे इंटरव्यू के लिए पूछी जा सकती है, कोई भी एग्जाम का इंटरव्यू हो, कोई लेक्चर का इंटरव्यू है उसके लिए भी, क्योंकि NCERT देखो आज हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसलिए NCERT को बेहतरीन तरीके से पढ़ें। तो गांव में रहने के लिए जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व है, ये भी ध्यान करने वाली बातें हैं। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो ऐसी जातक कहानियाँ थी। अब देखते हैं एक हम भी कहानी, एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने एक चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी और जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनी और पत्तों से भर गया। उनका माली से साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे में एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसे घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की।
एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाओ। प्रत्येक व्यक्ति लिए तय करो कि शहर में, गांव में, फिर शहर या गांव दोनों में रहते थे। तो इस तरह से कौन शहर से आया, कौन गांव में रहा, गांव में उसने किस प्रकार किया, ये सारे काम हम इससे सीखते हैं कि किस प्रकार से आज भी आप कोरोना काल में देख रहे हो कि गांव के लोग बचे हुए शहरों में दिखते आ रही है खाने की। गांव में हमें घर पे दूध मिल जाता है खाने को, अब अपने पास गेहूं पड़ी है, सब कुछ है अपने पास, तो हमें दिक्कत नहीं है। यानी गांव सुरक्षित हैं, सुरक्षित थे और सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि गांव में हम आपस में मेलजोल से चलते हैं। शहरों में वो चीज़ नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम भागते शहरों की ओर हैं, थोड़ी सी सुविधा के लिए बस। तो प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में कुछ अन्य स्रोतों से पता चल सकता है। गाँव, शहरों, फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिका कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों, रेलिंग, खंभों, प्रवेश द्वारों से सजाया था, यहाँ लोग आते थे। ये आगे दिल्ली में मिला वल्लयकूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था ये कैसे भिन्न है, तो उसमें इसमें अंतर बताना है कि ये कुछ चीज़ मिली है। यहाँ पर आप देख रहे हो व्यक्ति है पास में, ये कुछ देख रहा है। नीचे सांची की मूर्तिकला है, यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सांची पहले है कहाँ, सांची का स्तूप प्रसिद्ध है इसे, तो सांची है एमपी में। एक प्रश्न ये बन जाता है पहले ही। अगर आपको यही नहीं पता है कि सांची कहाँ है तो फिर आप प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल होता है। और ये मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि किस लिए, मूर्तिकला के लिए। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन द्वारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से, क्या रेलिंग लकड़ी की बनी है या इन इमारतों का वर्णन करो। तो देखते हैं, ये देखो आगे ये चीज़ कैसे दिखाई गई है। एक चित्र है, इसमें क्या क्या कुछ बनाया गया है, बहुत सारे चित्र है गेट के अंदर, ऐसा नहीं है। तो ये काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण है। आज सिंपल है लेकिन पहले काफ़ी कलाकारी होती थी। तो चलिए देखते हैं। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी था। जैसे तुमने 5 से पढ़ा, कुछ शहर प्रकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र देख रहे हो, अनेक शहरों में वल्लयकूप मिले हैं। ये वल्लयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वल्लयकूप लोगों के घरों में होते थे। भी आज जो शहरों में आप देख रहे हो कि पानी निकासी के लिए जो अंडरग्राउंड बड़े बड़े नाले यानी वल्लयकूप, जिनको पहले बोला गया था, आज हम उनको सीवर लाइन कहते हैं, वो चीज़ है ये वल्लयकूप घरों लोगों में रहते थे। महलों, बाज़ारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर के बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों, यात्रियों के विवरणों का भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों में वह गया उन सभी के बारे में लिखा है। मानचित्र 7 में हम भ्रूंज को ढूंढेंगे। पहले ये देखते हैं कि बेरीगाजा भ्रूंज क्या बताया गया, क्या है कहानी भ्रूंज की। तो बेरीगाजा भ्रूंज का यूनानी नाम है बेरीगाजा। एक ये प्रश्न बन जाता है आपका यहाँ पर, क्योंकि बेरीगाजा इंपॉर्टेंट है, तो भ्रूंज का यूनानी नाम क्या है, बेरीगाजा। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों की यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम इतर यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी, बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बेरीगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ जितनी भी आयात निर्यात की चीज़ें सूची आई हैं वो आप बता सकते हो। और बेरीगाजा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि भरूच का यूनानी नाम क्या है, बेरीगाजा है। आगे देखते हैं। देखो, आहत सिक्के के बारे में आप सिक्का वर्णन पढ़ेंगे। आहत सिक्के हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बताया गया था क्या है आहत सिक्के। तो सबसे प्राचीन सिक्के अभी पढ़ते हैं, इनके बारे में विशेष बातें। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार। तो पहला प्रश्न बन गया, आहत सिक्कों का आकार कैसा होता है, आयताकार। प्रश्न एक बन गया यहाँ पर। कभी कभी
वर्गाकार, गोल होते थे। लेकिन अगर सामान्यतः आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या है, आयताकार है। और कभी कभी वर्गाकार गोल होते हैं, वो एक अलग बात है। तो हमेशा देखो प्रश्न की एक त्रुटि आती है। इसमें ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, निम्न में से आहत सिक्के किस प्रकार के नहीं होते, और उसमें ये ऑप्शन आते हैं आयताकार, वर्गाकार, गोल, और तीसरा कोई भी ऑप्शन आ जाए षटकोण, तो कौन सा हो जाएगा ये आप समझ सकते हो ऑटोमेटिक। ये देखो, ये चीज़ें मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी में कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप ये इसीलिए कहते हैं कि किताब पढ़ो। कोचिंग से आपको एक चीज़ ज़रूर मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग बुरी होती है, कोचिंग बहुत बढ़िया होती है। कोचिंग, ये भी कोचिंग है जो ऑनलाइन आप मेरे से ले रहे हो, लेकिन इसके माध्यम से जो क्वेश्चन का टाइप जो आता है, आप अगर एग्जामिनर के माइंड तक पहुंच जाते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। जो बच्चे नए हैं रीट में, आरएस में, आईएएस में, उनको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट बताया जाता है, और सही भी है ये, क्योंकि ऐसे प्रश्न एनसीईआरटी में उठाए जाते हैं, इससे बेस बनता है आपको याद करने का। और बड़ी बड़ी किताबें बहुत हैं, पहले छोटी छोटी वो चीज़ है। कोई भी अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो हमें पहला कदम तो लेना ही पड़ेगा, और पहला कदम हमारा छोटा ही होता है। तो पहला स्टेप ले लिया आपने, तो अब हिम्मत रखो आगे कि हम पढ़ते जाएंगे। अभी तक मैं आपको पिछले 1 महीने से एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। इसका कारण क्या है कि मैं आपको बहुत धीरे धीरे, कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। अभी मैंने एक पाठ एक साथ पढ़ाना शुरू कर दिया है कि आप उस पर 30 मिनट बैठ सको। देखो, आदतें भी बनानी ज़रूरी होती है कि आप अपनी स्टडी के लिए जब 1 घंटा नहीं बैठ पाते हो, शुरू में 15 मिनट बैठो, फिर 30 मिनट बैठो, फिर 1 घंटा बैठो, ऐसे करते करते आप लगातार 4-5 घंटे बैठ सकते हो। 4-5 घंटे लगातार कोई नहीं बैठ सकता, लेकिन फिर भी अगर 1 घंटा आप जरूर बैठ सकते हो, तो 1 घंटे का वीडियो जो होता है वो आप आराम से देखें। तो आगे देखिए, धातु की चादर को काट कर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए आहत सिक्के कहलाते हैं। क्या है आहत सिक्के? यानी ठप्पा लगा दिया ना, ठप्पा। आप समझते हैं ना, कोई बात कहते हैं कोई मुहर या सील होती है, उसका ठप्पा लगा दिया, तो वो ठप्पा लगाने के कारण क्या कहलाते हैं? ये आहत सिक्के। ये भी जानकारी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। तो ठप्पा लगा दी, वो क्या है? आहत सिक्के। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। ईसा की आरंभिक सदियों से ये प्रचलन में रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। प्रथम शताब्दी से आहत सिक्के चल रहे हैं, तो सबसे प्राचीन हो गए। अब देखते हैं सिक्के। पृष्ठ संख्या 82 पर दी गई सिक्के, ये देखो दिखाए गए हैं आपको, ये देख रहे हो आप सीधा। इसमें देखो चित्रकारी की गई है, ऐसे कैसे कैसे बनाया गया है। ये देखो, ये ऐसे दिखाई दे रहा है कोई चित्र बकरी का या भेड़ का चित्र बनाया गया है। ये देखो, ये भी बहुत सुंदर है। तो पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी से तुमने सीखा किस प्रकार सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले, सबसे पुराने आहत सिक्के थे। बहुत ही पूर्ण प्रश्न है, सबसे पुराने सिक्के कौन से हैं? आहत सिक्के। आहत सिक्कों का आहत क्यों कहता है? क्योंकि ठप्पे लगा के बना जाने का आहत सिक्के कहलाए, जो करीब 500 साल चले। भाई कितने साल तक प्रचलन में रहे ये सिक्के? 500 साल तक, बाद में दूसरे आगे नहीं आगे। आज आप जिस देख रहे हो आपका मुद्रा है, और मुद्रा से भी आगे आपको पता है आजकल जो काल्पनिक मुद्राएं जो बिटकॉइंस है ये वगैरह चल रही हैं ऐसी, तो ये प्लास्टिक मनी चर्चा में रहता है, नाम आपने सुना ही होगा इस प्रकार की। तो चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को, ये बिटकॉइंस और मैंने प्लास्टिक मनी का नाम लिया है, अगर किसी बच्चे ने नहीं सुना है अभी तक तो न्यूज़ कॉइन्स में आता है। बिटकॉइन क्या? एक मुद्रा है, ठीक है, जिसको काल्पनिक मुद्रा कहा जाता है। ऐसी प्लास्टिक मनी है, यानी कई बार आप जैसे होटलों में जाते हो, प्लास्टिक मनी क्या है? आपको जैसे 10 रुपये दिया, आपको टोकन दिया एक प्लास्टिक का, वही प्लास्टिक मनी, वैसे ही आपको कुछ प्लास्टिक मनी दे दी जाएगी। अभी चल रहा है बड़े बड़े देशों में, लेकिन अभी प्रचलन में कम है, इसलिए हमें पता नहीं है इस चीज़ों का। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आहत सिक्का सबसे बड़ा प्रश्न हो गया कि ये सबसे पुराने हैं। विनिमय के अन्य साधन देखो, इनके अलावा विनिमय के अन्य साधन क्या थे? तो संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाएं। शहरों में नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते थे, वे किस तरह यात्रा कर रहे थे, ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर कि उनको एक कविता के माध्यम से बताया गया है। अब है नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, मथुरा यूपी में है, आज सभी पता ही होगा। इसे 25 साल पहले ज़्यादा समय के लिए महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। ये तो बात अपनी इंपॉर्टेंट है, इतिहास में हम पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री में कि कोई भी चीज़, जैसे कल अपन उज्जैन पढ़ा था, वो उत्तर से दक्षिण के बीच में जाने का रास्ता में, तो उज्जैन ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो
इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनके अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान पशुपालक रहने के लिए भोजन जो रहते, मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। तो ये ध्यान रखना है, आज भी आप मूर्तियाँ खरीदते हो, कृष्ण भगवान की वहाँ मूर्ति मिलती है, तो बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने के केंद्र क्या था? मथुरा था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है, कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन थी? मथुरा। तो अब आपको क्या प्रश्न ढूंढना है कि पहली राजधानी कौन सी है, ये तभी बता पाओगे, मैं आपको बताऊंगा नहीं इसका उत्तर, ठीक है ना। ये खोजना आपको, ये खोजें कब हम, जब हम बड़ी बड़ी किताबें और पढ़ेंगे इसके बारे में, रीड की, जब आप गाइड लाते हो, गाइड पढ़ते हो, ऐसी, ठीक है। तो मथुरा, ये याद रखना है कि एनसीईआरटी में ये जरूर दिया, यही एनसीईआरटी यही तो है, आपका विचार बढ़ाती है। दूसरी राजधानी बताइए, पहले नहीं बताई इसने, क्यों नहीं बताई? क्योंकि आप उसको खुद खोज करो और दूसरी किताब में पढ़ के बताओ, उसको आगे आप मिल जाएगा। ये प्रश्न जरूरी होता है। अगर सीधा आपको पूछ लिया जाए कि पेपर में ये प्रश्न आ सकता है कि कुषाणों की प्रथम राजधानी ये थी, तो बताओ दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। 2000 साल पहले का उदाहरण दे देंगे वो। इस तरह से आपको इसको पढ़ना है। तो इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है, कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ये भी याद रखना है। मथुरा है कृष्ण भक्ति के लिए जाना जाता है, वो सब जानते होंगे लगभग। तो मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। अभिलेख से लेख के बारे में पहले शुरू में पढ़ चुके हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं, छोटे हैं। स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों मंदिरों में दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने, मसाला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले का उल्लेख मिलता है। किस प्रकार से, ये भी पूछा जा सकता है, नॉर्मल है, लेकिन कई बार हम उस चीज़ तक जाते नहीं हैं। हर बार हम ऊब भी जाते हैं कि अरे यार ऐसे पर्सन बनता है क्या, पर्सन कैसा बनाएगा हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें उस तह तक जाना चाहिए। हमें हर चीज़ वो याद रखनी चाहिए कि इतना तो याद रखें, जो अभिलेख लिखे गए हैं वहाँ पर कृष्ण की मूर्तियाँ हैं। मथुरा में आने जाने का एक साधन था वहाँ पर, तो किस प्रकार के वहाँ अभिलेखों में चित्र बनाए गए हैं? तो सुनारों, लोहारों यानी काम करने वालों का बनाया गया। ये एक दिमाग में रहेगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। मथुरा की सूची बनाओ, चलो ठीक है, ये नहीं, आगे देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, शिल्प और शिल्पकार। उत्तरी काले चमके पात्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, NBPW, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाया गया है, ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों पर, भट्टों पर उच्च तापमान रखते हैं। परिणाम स्वरूप इस बर्तन की बाहरी सतह काली हो जाती है और एक पतली काली लेप लगाती है और बर्तन को से जैसी चमक प्रदान करता है। ये चमक मिल जाती है जब पकाने से। अब देखते हैं शिल्पकार क्या कहते हैं। शिल्पकार, पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे, अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से पता चला है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण, यानी कपड़े थे उस टाइम। उत्तर में वाराणसी याद रखना है। वाराणसी में आज मोदी जी तो काफ़ी बार गए हैं, आप ध्यान ही होगा। और दक्षिण में मदुरई इनके प्रसिद्ध केंद्र थे। मदुरई अभी भी आप पढ़ के आए हो, मैंने बताया मदुरई कहाँ है, तमिल में है। और मदुरई में कौन सा मंदिर बताया था? मीनाक्षी मंदिर है, फेमस मीनाक्षी टेम्पल, जिसके बड़े बड़े चारों दिशाओं में 4 गेट हैं, बहुत बड़ा मंदिर है। घूमने जाओ तब भी देखना उसको। तो वाराणसी और मदुरई दोनों प्रसिद्ध केंद्र बताए हैं किनके? शिल्पकलाओं के। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारियों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे। धन का निवेश लाभ के लिए किया था और मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता। फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दिया जाता था। ये भी ध्यान रखने वाली बात है इसमें। आगे देखते हैं, सूत काटने और बुनने के नियम। सूत, और ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, अर्थशास्त्र पढ़ चुके हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र किताब के रचयिता कौन है? शायद आपको याद होगा, आपने पढ़ा था नाम क्या? कौटिल्य। क्या नाम पढ़ा था? कौटिल्य। एक नाम इसका और था, क्या नाम था? चाणक्य। सदी के महान ज्ञाता, विद्वत जन, मतलब हर चीज़ का उनके पास मुख से उत्तर देकर हर समस्या का हल कर देना। तो अर्थशास्त्र अध्याय 7 में अर्थशास्त्र उल्लेख किया गया था। इसमें वर्णन किया गया कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुणियों, वृद्धा, वेश्यों, राजाओं की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त दासियों को लगाया जाता था।
इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। ये औरतें कारखाने तक जाती थी और अपना माल कारखाने तक ले जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता है। समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है, इधर उधर की बातें करता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा, उसका अंगूठा काटा भी जा सकता है। देखो इसमें कोई पर्सन नहीं है, इसलिए वैसे अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण है और अरिकामेडू एक नाम आया, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है अरिकाडू? तो सबसे पहले बोल दिया अरिकामेडू है कहाँ, तो देखो दे रखा है, अपने लिए आसान हो गया, पुदुचेरी में है। पुदुचेरी जो पहले पांडिचेरी थी, पुदुचेरी में अरिकामेडू है। और ये पुदुचेरी है ना, इसके 3 अलग अलग पार्ट हैं, ये ध्यान रखना है। देखना नक्शे में जाके, मैं बाद में पढ़ाऊँगा जब नक्शे आपको बता दूंगा कि पुदुचेरी एक जगह नहीं है कि जहाँ से पुदुचेरी है, ये अलग अलग पुदुचेरी अलग अलग पार्ट में है, ठीक है। पुदुचेरी अलग अलग हैं। तो देखना आपको पृष्ठ संख्या 88 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 19 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था। पतन यानी बंदरगाह। क्या था? एक बंदरगाह था। बंदरगाह तट पर है तो बंदरगाह है, हो जाएगा, एक बंदरगाह था। यहाँ दूसरे आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा होगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले। एम्फोरा कहाँ है? भूमध्य सागरीय। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एरेटाइन कोई लाल चमकदार बर्तन है। इनमें इटली के एक शहर का नाम पर एरेटाइन पात्र का नाम मिला है। अब एरेटाइन भी ऐसे पूछा जा सकता है अगर आरएस के अंदर आए 10% में, तो ये ध्यान रखना है। मुहर लगे सांचे पर गिल्ली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम लैंप शीशे के बर्तन रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे और शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों मन के बनाने के प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। तो अब ये देखते हैं साइड में, यहाँ पर अब क्या दिखाया गया है। देखो ये देखो, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, इनको कुछ लिखा गया, अभिलेखित मतलब लिखा गया है। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया था, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ब्राह्मी लिपि से आपको याद आ गया, आप अशोक के बारे में पढ़े थे, ज़्यादा अभिलेख क्या है? ब्राह्मी लिपि में है। अन्यत्र देखते हैं। अन्यत्र में देखो एक एक्वाडक्ट चित्र दिखा रखा है आपको यहाँ पर। रोम को ढूंढो, रोम ढूंढना है अपने पूरे देखेंगे तो ये यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। ये यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक से पहला साम्राज्य था पहले रोम। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और इसके बाद के शासकों ने कई मंदिर महल बनवाए। अगस्त ने बड़े बड़े रंगमंडल एम्फी थिएटर बनवाए। चारों दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देखे जा सकते थे। स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु। अब देखो जलवाही सेतु, एडवाडक्ट क्या है? जलवाही सेतु यानी जल को आने के लिए बड़े बड़े पुल बनाए गए थे। सेतु जैसे आज राम सेतु चल रहा है वैसे ही स्नानगारों फुहारों में पानी लाया जाता था। बड़े बड़े रंगमंडल यानी एम्फी थिएटर जल सेतु हेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे होंगे, ये भी ध्यान देने की बातें हैं। तो आज का लेसन यहाँ कंप्लीट हुआ। ये खालिस्तान है, आप पढ़े हो तो आप भर दोगे। तमिल में बड़े भूस्वामी क्या कहते थे, देखो आपने प्रश्न किया था, यहाँ आ चुका है। ये ऑप्शन भी आ जाएगा। ग्राम भोज जमीन पर आए कौन खेती करते थे, तमिल के हलवाई कैसे थे। ये प्रश्न आप अगर कर लेते हो, ये वही प्रश्न आते हैं। एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है, पीछे भी वो प्रश्न दे देती है। अगर आप ऐसे बना दोगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको याद भी हो जाएगा। ये साइड में जो दिए हैं ये बहुत याद करने वाले प्रश्न उठाए जाते थे। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी? लोहा कहाँ मिला था? कैसे प्रयोग किया था? लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आह सीख के करीब कितने साल पहले? 2500 साल। संगम साहित्य की शुरुआत कितनी हुई? 2300 साल पहले। अरिकामेडू पतन पहले तो कहाँ है? तो पुदुचेरी में, और करीब कितने? 2200 से 19 साल पहले। ये इंपॉर्टेंट तिथियाँ हैं जो आपको प्रश्न वाले हैं। तो एक बार मैं फिर बोल देता हूँ कि एनसीईआरटी को लगातार मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए बहुत अच्छी तरीके से कि किस प्रकार पढ़ा जाता है, किस प्रश्न निकाला जाता है, ये आप इसे सीख रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बताएं कि कोई कमी रह गई हो या कोई आपको अच्छा लग रहा हो तो बताएं, बहुत गुड। तो इस तरह से आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।